अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हमने मोमेंटम चैप्टर कंप्लीट किया था, मतलब थ्योरेटिकली कंप्लीट किया था। पास पेपर्स करना भी काफ़ी सारे और बाकी हैं। आज भी हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे जो हमें आज अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी मोमेंटम के बारे में और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में थोड़ी बहुत गुफ्तगू आप लोगों के साथ कर लूँ। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहा हूं जहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक नहीं बल्कि टू डायमेंशन में मूव कर रहा होगा, और हम मोमेंटम के टू डायमेंशन कोलिजन वाले क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। सवाल कुछ इस तरह से आ सकता है, मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि फर्ज करें स्टेशनरी है, इसका नाम रख देते हैं वाई। स्टेशनरी का मतलब ये है कि इसकी जो स्पीड है वो जीरो है। और फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट है जो आके इस तरह से टकराता है, और फर्ज करें कि टक्कर के बाद इनकी जो मूवमेंट्स हैं, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं, फर्ज करें जो वाई है वो यहां चला गया और जो एक्स है वो यहां चला गया। क्लियर है? ये आपको एक एंगल दिया हुआ है, या आपको एक और एंगल दिया हुआ है। अगर आपके सामने इस तरह के सवालात आ जाएं तो आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? बहुत आसान जवाब है। आप गौर से सुनिए। आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब भी अप्लाई करेंगे, आप हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए अलग अप्लाई करेंगे और वर्टिकल मोशन के लिए अलग अप्लाई करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी एक काम करता हूं, एग्जांपल देता हूं। एक का नाम रख देते हैं एम और एक का नाम रख देते हैं स्मॉल एम। एक का कैपिटल एम रख दिया, या एक काम करते हैं M1 कर देते हैं और इसको M2 कर देते हैं, ये ज्यादा आसान है। इसकी स्पीड को कर देते हैं U। अच्छा, टक्कर के बाद फर्ज करें, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट जो M1 है वो एक स्पीड से जा रहा है, और ये जो M2 है ये दूसरी स्पीड से जा रहा है। ऐसी सूरत में आप करेंगे क्या? पहले तो मैं आपको ये सिखा दूं। ऐसी सूरत में मेरे बच्चों आप करेंगे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कैसे करेंगे? आप देखें यहाँ पर वेलोसिटी के अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं तो ये बन जाएगा V1 कॉस थीटा, और ये बन जाएगा V1 साइन थीटा। इसी तरह V2 के भी नीचे कंपोनेंट्स बनेंगे। ये बन जाएगा V2 कॉस थीटा, और ये बन जाएगा V2 साइन थीटा। अगर आप में से किसी भी बच्चे को कंपोनेंट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि ये किस तरह से मैंने डिसाइड कर लिया कि कौन सा कंपोनेंट कॉस बनेगा, कौन सा कंपोनेंट साइन बनेगा, तो मैंने ड्राइव पे भी रिकॉर्डिंग्स अपलोड की हुई हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी रिकॉर्डिंग्स मैंने डाल दी। वेक्टर्स का रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, वहां से आप जाके कंपोनेंट्स करना सीख सकते हैं। क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप बड़ा आसान है। आपने यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हॉरिजॉन्टल मोशन का अलग लगता है, वर्टिकल मोशन का अलग लगता है। पहले मैं एक काम करता हूं, पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल का सिखाता हूं। हॉरिजॉन्टल मोशन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई करेंगे आप? फर्ज करें कोलिजन से पहले कितने ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास? कोलिजन से पहले दो ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? दो ऑब्जेक्ट्स। तो आप पहले पहले वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम लिखें, यानी कि M1 इंटू यू, प्लस आप दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम लिखें। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम तो आप लिखेंगे M2 इंटू जीरो, क्योंकि बेटा वो स्टेशनरी था। कोलिजन के बाद आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला मोमेंटम लिखेंगे, यानी कि M1 मल्टीप्लाइड बाय V1 कॉस थीटा, प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय V2 कॉस थीटा। क्योंकि ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है ये मैंने सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए बनाई है। अच्छा, वर्टिकल की इक्वेशन अलग बनेगी। वर्टिकल की इक्वेशन कैसे बनेगी ये भी दिखा देता हूं। इक्वल टू का साइन बनाए। इक्वल टू से पहले मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है ना। अब देखिए, मैं पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या लिख रहा हूं? पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी जीरो और दूसरा ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी जीरो। अच्छा, अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि सर कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम जीरो है, ये समझ आता है। M2 का मोमेंटम अगर आपने जीरो लिखा है तो M2 का मोमेंटम जीरो होना समझ आता है। लेकिन कोलिजन से पहले आपने M1 का मोमेंटम जीरो क्यों लिखा? असल में बेटा वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूं, और कोलिजन से पहले M1 वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा था। समझ आ रही है बात? M1 वॉज नॉट मूविंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। M1 हॉरिजॉन्टल में तो मूव कर रहा है, वर्टिकल में मूव नहीं कर रहा। क्लियर है? इसलिए मैंने उसका मोमेंटम जीरो लिखा है। और कोलिजन के बाद देखो कैसे लिखूंगा। M1 V1 साइन थीटा माइनस, या चलो प्लस लिखकर, माइनस M2 V2 साइन थीटा। यहां पर भी बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं
कि सर आपने यहां माइनस का साइन क्यों लगाया है। बेटा माइनस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि अगर आप नोट करो, V1 साइन थीटा की डायरेक्शन ऊपर है मगर V2 साइन थीटा की डायरेक्शन नीचे, इस वजह से मैंने माइनस लगाया। बात समझ आ रही है? ये कॉन्सेप्ट है। अब एक काम करते हैं, हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। जब तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगी। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। क्वेश्चन नंबर 1, पहला पार्ट तो बहुत आसान है। कह रहे हैं स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा अप्लाई करो। कम ऑन, क्या लिखोगे आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? मैं लिख रहा हूं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल momentum, the total momentum of the bodies in it remains constant। क्या लिखा है बेटा मैंने? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज इन इट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितनी भी बॉडीज हैं उनका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। अब आ जाएं इसके पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं कि दो बॉल्स हैं, एक बॉल का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई। उनकी आपको बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की स्टोरी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं बॉल एक्स का मास 3 kg है, वेलोसिटी 4 है। बॉल वाई का मास 2.5 है, वेलोसिटी 4.8 है। कोलिजन के बाद दोनों कहां चले गए? टू द राइट चले गए। और नोट करें इन्होंने एक और चीज दिखाई हुई है, कोलिजन के बाद ये दोनों सेपरेट नहीं हुए, ये स्टिक टुगेदर हो गए। आप नोट करो, और ये बात शायद उन्होंने लिखी भी होगी। ये देखें, द बॉल्स कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर। द बॉल्स कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर, नीचे देखें लिखा हुआ भी है। अब कह रहे हैं बाय कंसिडरिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मोमेंटा अलोंग द लाइन ए बी कैलकुलेट थीटा। आप मोमेंटा के कंपोनेंट्स बनाए। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था मोमेंटम सिंगुलर होता है, मोमेंटा प्लूरल होता है। आपने मोमेंटम के कंपोनेंट्स बनाकर क्या निकालना है? थीटा निकालना है। कैसे करेंगे आप ये काम? अभी कर लेते हैं, मसला ही नहीं है। आइए देखें कितना आसान है। मैं एक काम करता हूं, आपकी नजरों के सामने पहले मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बना देता हूं। देखें, एक कंपोनेंट ये वाला आ गया, एक कंपोनेंट ये वाला आ गया। अच्छा, आपको मुझसे बेहतर पता है कि किस तरह से ऑल्टरनेट एंगल्स काम करते हैं। आपको पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसी लॉजिक को यूज करते हुए आई एम गोइंग टू कॉल दिस एंगल थीटा। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। और अगर ये एंगल थीटा है तो आपको भी पता है जो एंगल का एडजेसेंट कंपोनेंट होता है, दिस बिकम्स 4 cos थीटा, 4 cos थीटा, और ये बन जाएगा 4 sin थीटा। ये पता है मैंने क्या किया? ये मैंने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर लिए। वेलोसिटी कितनी थी? 4, तो 4 cos थीटा 4 sin थीटा। सेम लॉजिक के साथ मैं नीचे वाले के भी कंपोनेंट्स बना रहा हूं। ये देखें, एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, एक कंपोनेंट ये बन जाएगा। ये एंगल थीटा है तो ये कहलाएगा 4.8 cos थीटा, और ये कहलाएगा 4.8 sin थीटा। क्लियर है? अच्छा, टक्कर के बाद अगर आप नोट करें, व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर द कोलिजन? आफ्टर द कोलिजन द बॉडीज स्टिक टुगेदर, और स्टिक टुगेदर होने के बाद दे आर मूविंग टुगेदर एट अ स्पीड ऑफ 3.7 मीटर्स पर सेकेंड। कह रहे हैं कि आप मोमेंटम के कंपोनेंट्स बनाए और फिर थीटा निकालें। अच्छा तुम मुझे बताओ, चैट पे बताओ कि अगर तुम मेरी जगह इस वक्त ये सवाल कर रहे होते, क्योंकि अभी तुम कर रहे हो एक तरह से मेरे साथ ही पढ़ रहे हो, तुम यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते, राइट? लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस डायरेक्शन में लगाते? वुड यू हैव अप्लाइड इट फर्स्ट ऑन हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। द करेक्ट अप्रोच है कि आप पहले हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करें, क्योंकि टक्कर के बाद जो दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं ना, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहे हैं। देखिए मैं इक्वेशन कैसे बना रहा हूं। सबसे पहले तो मैंने आपको सिखाया है, आप बीच में इक्वल टू का साइन लगा दें। और अब आप मुझे बताएं कि कोलिजन से पहले कितने ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास? हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर बिफोर कोलिजन? 2 ऑब्जेक्ट्स आर देयर बिफोर कोलिजन। तो आप दोनों का मोमेंटम लिखना शुरू करें। पहले मैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम लिख रहा हूं जिसका नाम एक्स है, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो देखिए, मास इनटू वेलोसिटी, ये आ गया एक्स वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, प्लस मास
इंटू, अच्छा मास कितना है, मास 2.5 है ना, 2.5 इंटू 4.8 कॉस थीटा। हाँ भाई, अब बताएं कोलिजन के बाद आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। यकीनन आप कहेंगे सर कोलिजन के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर हो गए। स्टिक टुगेदर होने का मतलब ये हुआ कि दोनों अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, आप इनको मिलाकर एक ही ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। एक का मास है 3 और एक का मास है 2.5, 3 + 2.5, तो टोटल मास आ गया 5.5 इंटू इनकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है 3.7। अब आपने करना कुछ नहीं है, आपने एंगल निकालना है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, 3 × 4 = 12 कॉस थीटा हो जाएगा ये, प्लस 2.5 इंटू 4.8 कितना होता है, 2.5 इंटू 4.8 ये होता है 12। ओके ये भी 12 होता है, 12 कॉस थीटा। और 5.5 इंटू 3.7 कितना होता है, 5.5 इंटू 3.7 ये होता है 20.35, 20.4 कर लेते हैं इसको। अब आपको निकालना क्या है, देखें लेफ्ट साइड पर आपके पास बच जाएगा 12 + 12 ये हो जाएगा 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 20.4। अब आपने एक काम करना है, आप यहाँ पे थीटा को सब्जेक्ट बना लें। सबसे पहले तो 24 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा और कॉस वहां जाकर कॉस इनवर्स बन जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 20.4 डिवाइडेड बाय 24, जवाब आ रहा है 31.7। और 31.7 को आप राउंड करके डायरेक्ट 32 डिग्रीज लिख सकते हैं। सो माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 32 डिग्रीज। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन हैंडल करना था। क्लियर हो गया। तो ये एक इतना आसान सा सवाल था। आइए इस क्वेश्चन के आगे के पार्ट्स भी करते हैं, ठीक है। वन क्वेश्चन इज डेफिनेटली नॉट इनफ। आगे के पार्ट्स देखते हैं। कह रहा है बाय कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जीज स्टेट एंड एक्सप्लेन whether the collision of the balls is elastic or inelastic. Okay. कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बेटा बहुत आसान है। एक काम करते हैं, हम दो तरह की काइनेटिक एनर्जीज निकाल लेते हैं, एक बिफोर वाली और एक आफ्टर वाली। क्या मतलब है इस बात का, मैं आपको समझाता हूँ। देखो कोलिजन से पहले कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं ना। तो देखो, ½ mv² प्लस ½ mv²। हर बच्चा जानता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², राइट। तो सर आपने दो बार ½ mv² क्यों लिखा है। बेटा दो बॉडीज थी ना कोलिजन से पहले, बॉडी एक्स एंड बॉडी वाई। अब बॉडी एक्स का मास बताओ, बॉडी एक्स का मास है 3। बॉडी एक्स की स्पीड कितनी थी, बॉडी एक्स की स्पीड थी 4। बॉडी वाई का मास था 2.5 और बॉडी वाई की स्पीड थी 4.8। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या है। ठीक है, ओके। ½ mv² प्लस ½ mv², 52.8, 52.8 जूल। यार ये आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन देखें कैसे निकाल रहा हूं, ½ mv²। आपको पता है कोलिजन के बाद द बॉडीज स्टक टुगेदर, बॉडीज चिपक गई थी। इसका मतलब ये हुआ उनका कंबाइंड मास कितना लेंगे आप, 3 और 2.5, तो कंबाइंड मास हो गया 5.5। और कंबाइंड स्पीड कैसे निकालेंगे आप, कंबाइंड स्पीड आपको दी हुई थी 3.7। ठीक है, तो आइए इसका आंसर निकालते हैं क्या आ रहा है। ½ × m × v², 37.6। तो आप देख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है और जो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन है, दे आर नॉट इक्वल। तो आप इसका जवाब पता है क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कोलिजन इज इन इलास्टिक।
और ये तो आपने सिर्फ स्टेट किया, उन्होंने स्टेट थोड़ी बोला, उन्होंने तो बोला है स्टेट एंड एक्सप्लेन। स्टेट एंड एक्सप्लेन का क्वेश्चन है बेटा। स्टेट एंड एक्सप्लेन का मतलब ये हुआ कि आपको जवाब देना है फिर उसका रीजन भी देना है। तो आप लिखेंगे कोलिजन इज इन इलास्टिक, और इसके एक्सप्लेनेशन क्या देंगे आप? एक्सप्लेनेशन देंगे आप, द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। The total kinetic energy is not conserved. इसी वजह से ये कोलिजन कहलाएगा इन इलास्टिक। क्लियर हो गई बात? दैट वाज एन इजी क्वेश्चन, राइट? गिव मी अ थम्स अप अगर क्वेश्चन पूरा क्लियर है। कम ऑन, वाज इट क्लियर? गुड, परफेक्ट। आइए एक दो सवाल और करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? लेट्स डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। वैसे हम ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन करवाने से पहले मैं एक और एंगल वाला क्वेश्चन करवाना चाहूंगा ताकि आपका एंगल वाला कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए। ठीक है? I'd like to attempt this question with all of you. क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में? आइए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि आपके पास दो बॉल्स हैं, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई। एक्स की स्पीड आपको दी हुई है 3 मीटर्स पर सेकेंड, और वाई का मास और स्पीड दोनों दिया हुआ है। मास दिया हुआ है 2.5 और स्पीड दी हुई है 9.6। दे आर गोइंग टू कोलाइड विद ईच अदर एट पॉइंट बी प्रोबेबली। और नीचे देखें सारा डेटा भी गिवन है। बॉल एक्स का इनिशियल वेलोसिटी 3 है, इट इज मूविंग इन अ डायरेक्शन अलोंग द लाइन ए बी। बॉल वाई का मास दिया हुआ है और आपको उसकी इनिशियल स्पीड भी दी हुई है। अच्छा, फिर एक बात नोट करें, इनके जो पाथ्स का जो एंगल है वो भी दिया हुआ है आपको 60 डिग्रीज। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, आइए नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। कह रहे हैं द टू बॉल्स कोलाइड एट पॉइंट बी, द बॉल्स स्टिक टुगेदर एंड देन ट्रैवल along the horizontal surface in a direction at right angles to the line AB। ओके, बॉल्स की टक्कर हुई और बॉल ऊपर चले गए। फिर कह रहे हैं बाय कंसिडरिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मोमेंटम इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट द बॉल एक्स हैज अ मास ऑफ 4 kg। खुद ही बता दिया उसने कि आप मोमेंटम के कंपोनेंट्स यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, पीछे चले। बेटा मैं x की वेलोसिटी के कंपोनेंट्स नहीं बना रहा क्योंकि x इज ऑलरेडी मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मैं कंपोनेंट्स बना रहा हूं y की वेलोसिटी के। ये देखो, मैं यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बनाऊंगा, एक ये वाला और एक ये वाला। अच्छा, आप नोट करें, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है आपको, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 60 डिग्री होगा बाय रूल। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये कौन सा रूल है? देखो बेटा, अगर मैं इस तरह से एक लाइन खींच दूं और ऐसे दो लाइंस बना दूं, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये मैथ का रूल है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आप लिख दें 60 डिग्री, तो इस हिसाब से ये बन जाएगा 9.6 cos 60। ये बन जाएगा 9.6 sin 60। क्लियर है? तो मैंने दो कंपोनेंट्स कर लिए। अब देखिए उसने कहा है बाय कंसिडरिंग, एक लाइन लिखी हुई थी ना उसने, पढ़े पीछे जाके पढ़े। by considering the components of momentum in the direction from A to B। ए टू बी वाले कंपोनेंट्स यूज करने, यानी हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट्स की बात कर रहा है। फिगर में देखें हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट्स। बेटा बहुत आसान है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, मैं सिखा रहा हूं। 1 मिनट लगेगा और ये सवाल ठड़क करके हो जाएगा। सुनो, देखो सबसे पहला काम क्या करो, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। इक्वल टू का साइन बनाओ और मुझे बताओ कोलिजन से पहले कितने ऑब्जेक्ट्स थे तुम्हारे पास? कोलिजन से पहले दो ऑब्जेक्ट्स थे। कौन कौन से? एक था एक्स, एक्स का मास था पता नहीं, और वेलोसिटी थी 3, प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट था वाई। वाई का मास है 2.5 और वेलोसिटी है 9.6 कॉस थीटा। अच्छा नहीं, कॉस 60 थी, सॉरी, 9.6 कॉस 60। अच्छा, एक चीज अभी मैं गलत कर देता तो मुझे उसका ख्याल रखना पड़ेगा। आपने नोट किया यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया। माइनस का साइन क्यों लगाया, मैं आपको उसका भी रीजन देता हूँ। 1 मिनट जरा दोबारा पीछे चले, मैं फिगर को जूम कर रहा हूँ। आप नोट करें, ये जो आपका बॉल एक्स है ये जा रहा है राइट साइड पर,
लेकिन आपका जो बॉल वाई है, बॉल वाई की जो वेलोसिटी है वो लेफ्ट साइड पर है। तो लेफ्ट साइड पर होने की वजह से मैंने यहाँ पे क्या लगाया बेटा, मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, क्योंकि अगर मैंने राइट वाले को पॉजिटिव बोला है तो लेफ्ट वाले को मुझे नेगेटिव बोलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा कोलिजन के बाद क्या हुआ ये तो बताएं। कोलिजन के बाद ये तो ऊपर चले गए, वर्टिकल डायरेक्शन में चले गए, है ना। कोलिजन के बाद अगर आप नोट करें, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ये कहाँ चले गए, ये वर्टिकल डायरेक्शन में चले गए, ऊपर चले गए। कोलिजन के बाद तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहे, है ना। तो बेटा इनके कोलिजन के बाद का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम को आप जीरो लिख दो। अच्छा, अक्सर बच्चे यहाँ पे परेशान होते हैं कि सर आपने मोमेंटम जीरो कैसे लिख दिया। कोलिजन के बाद वो रुके हुए थोड़ी हैं, वो तो मूव कर रहे हैं बेटा, मूव कर रहे हैं, आई नो दैट। लेकिन किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोलिजन के बाद वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल तो वो मूव ही नहीं कर रहे। और इक्वेशन जो मैंने बनाई है वो मैंने कौन सी डायरेक्शन की इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन मैंने बनाई है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। बात समझ आ रही है। तो अब देखो आगे चलो, m इंटू थ्री हो जाएगा 3m प्लस माइनस माइनस 2.5 इंटू 9.6 कॉस 60। ये आंसर आ रहा है 12। अच्छा, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, हाउ वुड यू डू द नेक्स्ट पार्ट। अब -12 वहां जाकर 12 हो जाएगा और 3 वहां जाकर डिवाइड आ जाएगा। तो m का आंसर आ गया 4 kg। और उन्होंने यही कहा था शो दैट द मास इज 4 kg। तो वाकई मास 4 kg आ रहा है। तो मुझे जल्दी से एक थम्स अप देकर बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। वेरी गुड, परफेक्ट। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कैलकुलेट द कॉमन स्पीड v ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। कह रहे हैं कोलिजन के बाद की स्पीड निकालो। बेटा -2.5 क्यों किया है, एक्चुअली बेटा मैंने -2.5 नहीं किया है, मैंने माइनस को पूरे से मल्टीप्लाई किया। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, चलो तुम 2.5 के साथ माइनस मत लिखो, एक मिनट। तुम 2.5 के साथ माइनस मत लिखो, तुम लिख दो 2.5 इंटू -9.6। अब ठीक है बेटा, वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव क्यों है जरा सुन लो, ये कंफ्यूजन हो सकता है। पीछे चलो एक मिनट, आप मुझे बताओ जो थ्री वाली वेलोसिटी है, एक्स है ना, एक्स एक्स की वेलोसिटी 3 है, उसकी डायरेक्शन क्या है। आप बोलोगे सर उसकी डायरेक्शन है टू द राइट। और जो वाई है, वाई उसकी वेलोसिटी है 9.6 कॉस 60, उसकी डायरेक्शन है टू द लेफ्ट। तो अगर आपने थ्री वाले को पॉजिटिव बोला है तो 9.6 कॉस 60 को क्या बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे। तो वो जो माइनस साइन लगाया है वो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से लगाया है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब आ जाओ जल्दी से, कह रहे हैं कैलकुलेट द कॉमन स्पीड v ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। अच्छा देखो, कोलिजन के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कहां जा रहे हैं, कोलिजन के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं ऊपर, वर्टिकल। तो तुम अब दोबारा इक्वेशन लगाओ, बट दिस टाइम योर इक्वेशन विल बी अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। क्या मतलब है, ये देखो, कोलिजन से पहले दो ऑब्जेक्ट्स थे, एक्स का मोमेंटम मैंने लिख दिया जीरो, क्योंकि बेटा एक्स तो जा ही हॉरिजॉन्टल रहा था। ये देखो एक्स कैसे जा रहा था, एक्स हॉरिजॉन्टल जा रहा था, ये देखो एक्स वॉज ओनली मूविंग हॉरिजॉन्टली, वॉजंट इट, है ना। अच्छा वाई लेकिन वर्टिकल जा रहा था, वाई का वर्टिकल मोमेंटम कैसे लिखोगे, वाई का वर्टिकल मोमेंटम लिखोगे 2.5 इंटू 9.6 साइन 60। तो देखो y के पास वर्टिकल मोमेंटम है 2.5 इंटू 9.6 साइन 60। टक्कर के बाद क्या हुआ, टक्कर के बाद ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर हो गए। स्टिक टुगेदर का मतलब ये है कि दोनों का मास ऐड कर लोगे। एक्स का मास अभी अभी निकाला है 4 kg, वाई का है 2.5 kg। तो दोनों का कंबाइंड मास कितना आ गया, दोनों का कंबाइंड मास आ गया 6.5 इंटू, इनकी स्पीड को बोल देते हैं v, क्योंकि स्पीड तो मुझे नहीं पता। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सीधी सीधी सी मैथ्स करूंगा, ये देखो 2.5 इंटू 9.6 साइन 60। ये आंसर आ रहा है मेरा 20.78, है ना, 20.8 कर लेते हैं इसको। v यहीं रहने दो, 6.5 यहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, आंसर निकाल लो 20.8 डिवाइडेड बाय 6.5।
5, 3.2 आंसर आ रहा है भाई, 3.2 मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि टक्कर के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट्स 3.2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर जाने लगे। दैट्स इट, इतना आसान सवाल था। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं जरा पढ़ो। नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं कि डिटरमिन द डिफरेंस between the initial kinetic energy of ball X and the initial kinetic energy of ball Y। आपको काइनेटिक एनर्जीज का डिफरेंस बताना है। कैसे बताऊं? बहुत आसान है। बॉल एक्स की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? हाफ एम वी स्क्वायर। बॉल वाई की कैसे निकालोगे? हाफ एम वी स्क्वायर। आइए मास और वेलोसिटीज की, मास और स्पीड्स की वैल्यू रखते हैं। एक्स का मास था 3, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स का मास 3 नहीं था, एक्स की स्पीड 3 थी। एक्स का मास तो हमने अभी अभी निकाला, एक्स का मास 4 था। एक्स का मास वॉज 4 और उसकी स्पीड वॉज 3। y का मास वॉज 2.5 एंड y की स्पीड वॉज 9.6। तो एक काम करते हैं, दोनों काइनेटिक एनर्जीज पहले निकाल लेते हैं। x की कितनी आ रही है? x की आ रही है हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर, 18 जूल। ये आ रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ x। काइनेटिक एनर्जी ऑफ y निकालते हैं, हाफ इंटू m इंटू स्पीड। ये आ रही है 115.2, उसको 115 ही लिख लेते हैं। इनका डिफरेंस मांगा है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अब 115 माइनस 18, आंसर आ रहा है 97। डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? 97 जूल। इस तरह से ये क्वेश्चन होना था। सो वॉज इट इजी? मजा आया? आसान था? आई एम श्योर इट वॉज इजी। चलिए, अच्छा अब मैं कुछ टिपिकल मोमेंटम के क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस, ठीक है? बिल्कुल मोमेंटम वाले पक्के पक्के जो सवाल होते हैं ना, पहले वो करते हैं क्योंकि उनसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो हम करेंगे और भी सवाल, बट लेट मी डू दोस क्वेश्चंस फर्स्ट विद यू। हाँ भाई, ये क्वेश्चन करेंगे हम पहले। इससे क्या होगा, हमारा जो है ना थियरी एंड न्यूमेरिकल दोनों स्ट्रांग हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखें लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, टू बॉल्स एक्स एंड वाई आर सपोर्टेड बाय लॉन्ग स्ट्रिंग्स। The balls are each pulled back and pushed towards each other. When the balls collide at the position shown in figure 3.1, the strings are vertical, the balls rebound in opposite direction. यानी बॉल्स यूं आके टकराए और टकरा के वापस चले गए। क्लियर है? बॉल एक्स का डेटा आपको गिवन है, मास गिवन है, वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन 4.5 है, आफ्टर कोलिजन 1.8 है। अच्छा आप नोट करें, इन्होंने पॉजिटिव वेलोसिटी को प्लस बोला है और नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव को प्लस ही बोलेंगे, हम सो सॉरी। उन्होंने राइट साइड वाली वेलोसिटी को प्लस बोला है और लेफ्ट वाली वेलोसिटी को माइनस बोला है। यानी कि मैं कोलिजन के बाद के सीन्स यहां बना देता हूं। लेट मी ड्रॉ द सीन्स आफ्टर कोलिजन हियर। जो एक्स है ना, एक्स वो यहां जा रहा है 1.8 की स्पीड से और आप उसको माइनस बोलेंगे क्योंकि वो लेफ्ट पे जा रहा है। और जो वाई है ना, वाई वाई यहां जा रहा है और वाई कितनी स्पीड से जा रहा है? 1.4 की स्पीड से जा रहा है। क्लियर है? अच्छा जी, आपसे अगले पार्ट में कह रहे हैं कि यूज द कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम टू डिटरमिन द मास ऑफ वाई। बेटा देखो बहुत आसान है, इक्वल टू का साइन बनाओ और मुझे बताओ कोलिजन से पहले कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। आप बोलेंगे सर कोलिजन से पहले दो ऑब्जेक्ट्स हैं। पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैसे लिखोगे? पहले ऑब्जेक्ट का देखो मास कितना गिवन है, मास 50 गिवन है और स्पीड है 4.5। तो आप लिख लोगे 50 इंटू 4.5। ठीक है, 50 इंटू 4.5। आई एम सो सॉरी, ये क्या हो रहा है?
हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आ जाओ प्लस, दूसरा ऑब्जेक्ट का मास तो पता ही नहीं है, उसको आप कैपिटल एम कह दो। और y की स्पीड कितनी थी बिफोर कोलिजन? y की स्पीड बिफोर कोलिजन थी -2.8। तो यहां आप लिखेंगे -2.8। अच्छा, आफ्टर कोलिजन के सीन्स बताओ, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? आफ्टर कोलिजन जो बॉल एक्स है ना, अब वो जा रहा है लेफ्ट पर, और उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है -1.8। -1.8। और y की स्पीड कितनी है? m इंटू, आफ्टर कोलिजन y की स्पीड कितनी है? 1.4। अब देखो, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सॉल्व करना है। 50 इंटू 4.5, 225 प्लस माइनस माइनस 2.8 m। और यहां आ जाएगा 50 इंटू 1.8, यह आ जाएगा 90, -90 प्लस 1.4 m। अब आपने करना कुछ नहीं, अब आपने m को सब्जेक्ट बना लेना है। m को कैसे सब्जेक्ट बनाओगे? ये -2.8 m को वहां भेज दो, तो ये बन जाएगा 225 प्लस 90 इज इक्वल टू 2.8 m प्लस 1.4 m। लेफ्ट साइड में आपके पास क्या बचेगा? लेफ्ट साइड पर आपके पास बचेगा 225 प्लस 90 इज इक्वल टू 315। और वहां पर 2.8 और 1.4, 2.8 प्लस 1.4, ये आ जाएगा 4.2। तो यहां बच जाएगा 4.2 m। बस अब लास्ट स्टेप रह गया, 4.2 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आप जरा कर दो। 315 डिवाइडेड बाय 4.2, आपके पास m आ जाएगा। आई नो स्पेस थोड़ी कम हो गई है वहां पे, बट आई एम श्योर आपको समझ आ रहा है। 315 डिवाइडेड बाय 4.2 एंड यू आर गेटिंग 75 kg। तो सॉरी, 75 ग्राम्स। हमने यूनिट ग्राम रखा हुआ है भाई। अरे हाँ, एक बात तो पूछी नहीं बच्चों, यहाँ पे तुम लोगों ने एक सवाल करना चाहिए था कि सर आपने मास को ग्राम में ही रहने दिया, आपने उसको केजी में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? बेटा इसका बड़ा आसान जवाब है। असल में देखो, मैं लगा रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर दोनों तरफ अगर मैं मास केजी में कन्वर्ट कर भी दूंगा तो भी केजी से केजी कैंसिल हो जाना है, और ग्राम से ग्राम भी कैंसिल हो जाना है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? अच्छा, फिर ये भी पूछ रहे हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक। कह रहे हैं कि स्टेट भी करें और एक्सप्लेन भी करें कि कोलिजन इलास्टिक है या नहीं। बहुत आसान है, हम रिलेटिव स्पीड्स देख के बता देंगे। देखो, शुरू में ये ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। ऑपोजिट मूव करने का मतलब है रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए आप इन्हें ऐड कर लेंगे। तो 4.5 और 2.8, 4.5 प्लस 2.8, 7.3 आ रही है बिफोर कोलिजन। रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन आ रही है 7.3। आफ्टर कोलिजन क्या आ रही है? आफ्टर कोलिजन भी देख लेते हैं, 1.8 और 1.4। 1.8 प्लस 1.4, रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन आ रही है 3.2। तो बेटा रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन और रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन बराबर नहीं है। इसका मतलब द कोलिजन इज इन इलास्टिक। तो आप जवाब देंगे कोलिजन इज इन इलास्टिक। फिर उन्होंने सिर्फ स्टेट थोड़ी बोला है, उन्होंने तो एक्सप्लेन भी बोला है। तो आप लिख दीजिए रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आर नॉट इक्वल। रिलेटिव स्पीड्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आर नॉट इक्वल, इसी वजह से कोलिजन कैसा है? कोलिजन इन इलास्टिक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में एक और बहुत प्यारा सवाल है, कह रहे हैं यूज न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ to explain why the magnitude of the change in momentum of each ball is the same। कह रहे हैं दोनों का जो चेंज इन मोमेंटम है वो बराबर है।
आसान अल्फाज में बता देता हूं, ये पूछना चाह रहे हैं, बताइए चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक्स, चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक्स बराबर है, इक्वल है चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाई के। चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाई के। क्यों? ये बात आप सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को यूज करके बताएं। अच्छा देखें, पहले मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, पहले मैं आपको उसका जवाब समझाऊंगा, और जब मैं एक बार जवाब समझा लूंगा तो फिर मैं आपको जवाब लिखवा भी दूंगा। पहले सुनिए। पहले मैं थर्ड लॉ यूज करूंगा। देखें, दोनों बॉल्स टकराए हैं, टकराने का मतलब कोलिजन, कोलिजन का मतलब दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स लगाई। आपको पता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ उन दोनों ने एक दूसरे पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाई होगी। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स का मतलब ये हुआ, जितनी फोर्स एक्स ने वाई पर लगाई होगी उतनी ही फोर्स वाई ने एक्स पे भी लगाई। क्या ख्याल? ऐसा ही है ना? अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट सुने। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? थर्ड लॉ तो यूज हो गया, अब आ जाते हैं सेकंड लॉ पे। आपको पता है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ मैं फोर्स की जगह लिख सकता हूं, मैं फोर्स की जगह लिख सकता हूं चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। क्योंकि सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के। क्लियर हो गया? अच्छा जी, इसके बाद नोट करें, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया भाई, कोलिजन तो दोनों का एक ही टाइम के लिए होगा ना। तो आप नोट करें, आपके पास ऑटोमेटिकली क्या बच गया? चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया? चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाई के। अच्छा बच्चे ये भी पूछने, देखो सर माइनस का साइन भी तो आ रहा है। अरे भाई, माइनस का साइन ये बता रहे हैं कि अगर एक का मोमेंटम गेन होगा तो एक का लूज होगा, एक का मोमेंटम इंक्रीज होगा तो दूसरे का डिक्रीज होगा, लेकिन दोनों का चेंज बराबर होगा, बस। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दो लॉज का इस्तेमाल किया है, थर्ड लॉ का और सेकंड लॉ का। मैं ये पूरी बात लिखवाने जा रहा हूं आपको, ठीक है? देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं। पहले मैं लिखूंगा according to third law, the balls exert equal and opposite force on each other. फिर मैं क्या लिखूंगा? according to second law, according to second law, force is change in momentum per unit time। फोर्स किसके बराबर है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के। हेंस, हेंस द मैग्नीट्यूड, हेंस द मैग्नीट्यूड, क्या लिखा है ये मैंने? हेंस द मैग्नीट्यूड, एक मिनट रुक जाओ भाई, ये कट नहीं रहा, क्या हो गया उसको? हम्म। गुस्सा हो गया ये मुझसे। आगे लिख देते हैं, हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच बॉल इज द सेम। बस इतनी सी बात है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को हैंडल करना था। अच्छा, अब यहां पर आज की क्लास को हम यहीं तक रख रहे हैं। तो पहले तो मैं क्लास ऑफ करता हूँ। थैंक यू।